हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने अभी समझाया, एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वो ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बनाती है। जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। उस वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? वो ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करती है? खुद बनाती है। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली हमें डिपेंडेंट ब्रांच का रिजल्ट निकालना है। हम हमारे सिलेबस में खाली डिपेंडेंट ब्रांच है। आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने अभी एक वीडियो बनाकर लाइव में थी, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब हम एक अकाउंटेंट हैं तो हमें क्या करना है? जो हेड ऑफिस की डिफरेंट ब्रांचेज है उसका हमें रिजल्ट निकालना है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखना, जो बीकॉम के लेवल पर खाली डिपेंडेंट ब्रांचेस सिलेबस के अंदर है और आप लोगों को खाली डिपेंडेंट ब्रांच की ही अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली ब्रांच अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, जो हेड ऑफिस है, अगर मैं डिपेंडेंट ब्रांच की बात करूं तो डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है सर, डिपेंडेंट ब्रांच के फीचर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच को, ठीक है। हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। लाइक हेड ऑफिस ही ब्रांच को कोई भी एसेट देगा, तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को एसेट देगा तो एसेट चली जाएगी यहाँ पर, और वो एंट्री क्या बनाएगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हम इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांच तो अपनी बुक्स बनाती ही नहीं है। समझ में आई या नहीं आई? तो अब हेड ऑफिस वन बाय वन करके एक एक चीजें दे रहा है ब्रांच को कि भाई तू एक काम कर, अपना जो है बिजनेस चला। अब तुम यहाँ पर अगर ध्यान से समझोगे तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा हेड ऑफिस। अब ब्रांच अकाउंट बनाएगा, इसने एसेट दी तो तू क्या कर देगा? एसेट्स। अब एसेट्स में कुछ भी हो सकता है कोई लैंड बिल्डिंग दे दे, हो सकता है फर्नीचर दे दे, हो सकता है वहाँ के डेटर्स दे दे, हो सकता है स्टॉक दे दे, कुछ भी दे दे। अब मान लीजिए मेरी एक ब्रांच, मैंने मुंबई में ब्रांच ओपन करी। अब मैं हेड ऑफिस हूँ दिल्ली का, दिल्ली का हेड ऑफिस है, लेकिन ब्रांच हमने कहाँ पर ओपन करी है? मुंबई में। अब एक बात बताओ, है तो वो मेरा ही अंश, मेरा ही एक पार्ट ही तो है। क्योंकि हेड ऑफिस क्या चाहता है कि भाई हम क्या चाहते हैं एज एन एंटिटी? हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आए, हमारे पास डिफरेंट एरियाज के कस्टमर्स आए, डिफरेंट वेराइटीज आए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हम गैदर कर पाए, हमारे पास उतने रिसोर्सेज है कि हम अपने डिफरेंट लोकेशंस पर हम ब्रांचेज ओपन करके काम करा सकते हैं। तो एक्चुअली डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही सारी ब्रांच की पॉलिसी कंट्रोल वगैरह का ध्यान रखता है। तो अब आप ऐसे मान सकते हो कि जो ब्रांच मुंबई वाली ब्रांच है, तो मुंबई ब्रांच को हेड ऑफिस ने क्या दे दिया? एसेट दे दी। तो एसेट्स में जो जो दिया, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हो, मशीनरी दी हो, चाहे फर्नीचर दिया हो। अब मान लीजिए हेड ऑफिस के पास वहाँ के कुछ डेटर्स थे, हेड ऑफिस पहले से काम कर रहा था, हेड ऑफिस के पास पुराने कुछ मुंबई के भी डेटर्स थे, तो हेड ऑफिस की ऑनलाइन भी काम धंधा चल रहा था। तो हेड ऑफिस ने बोला चलो यार अब तो हमारी ब्रांच मुंबई में जा गई है, चली गई है, तो एक काम करते हैं, ये डेटर्स भी हम दे सकते हैं। तो इस टाइम डोंट वरी, अभी सारे के सारे फॉर्मेट्स के साथ भी पता चले, अभी लॉजिकली समझने की कोशिश करो। तो कोई भी चीज जो ब्रांच रिसीव करेगी, इफ ब्रांच इज रिसीविंग समथिंग, हम उसको डेबिट साइड डाल देंगे। अगर ब्रांच हमें कोई चीज देगी तो क्रेडिट साइड। अब जैसे हमने ब्रांच को एसेट्स दिया है हेड ऑफिस, ऐसे ही हम ब्रांच को लायबिलिटी भी शिफ्ट कर देंगे। जब लायबिलिटी शिफ्ट करेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? मेरी लायबिलिटी नहीं है, हेड ऑफिस क्या है जी, अब तुम अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हो तो मैंने तुम्हें एसेट्स दिए तो यस आपको लायबिलिटीज भी लेनी है, तो क्रेडिटर्स दे दिए, बीपी दे दिया, लोन दे दिया, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रांच के पास आ जाएगा। समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पर हम बाय, इसको आपकी बुक्स दिखाती है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, यानी कि ओपनिंग लायबिलिटीज। अगर कोई भी ओपनिंग लायबिलिटीज है तो वो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाओगे, क्रेडिटर्स है, बीपी है, लोन है, आउटस्टैंडिंग है। ये हम किसकी बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं? ध्यान रखना, अकाउंटिंग किसकी बुक्स में हो रही है? हेड ऑफिस की बुक्स में हो रहा है। समझ में आई बात? ये नहीं सर बिल्कुल आसान बात है, इसमें ऐसा है ही क्या बताओ। हेड ऑफिस ने ब्रांच का काम धंधा चलाने के लिए उसको एसेट्स भी दी हैं और साथ में क्या लिए? लायबिलिटी भी दी है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको एसेट्स के दिए होंगे तो यू विल राइट इट लाइक इन दिस मैनर, टू बैलेंस पीडी लिख दोगे, बात खत्म। ठीक है, चलो सर और बताओ सर। मेन चीज होती है कि हेड ऑफिस क्या करता है? गुड्स भी बेचता है। हेड ऑफिस क्या करता है? गुड्स बेचता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो यार, हेड ऑफिस कहता है ब्रांच को कि यार तुझे कुछ नहीं करना, तू डोंट वरी, तेरा काम शर्ट्स बेचने का, टी शर्ट्स बेचना है, टी शर्ट ट्राउजर जो भी है तू बेच, बस तू बस एक बार फोन घुमा दियो, तो ब्रांच जो कहेगी ठीक है तेरे पास पहुंच जाएगा। तू डोंट, तुझे पैसे भी देने की आवश्यकता नहीं है। यस, क्योंकि हेड ऑफिस पापा जी है ना, तो पापा जी को जैसे आप फोन करते हो तो तुरंत सारी चीजें आ जाती है।
तो हेड ऑफिस इनको सब चीज गुड सप्लाई करेगा। गुड्स आपको पता है कुछ भी हो सकता है, बेसिकली फिनिश गुड्स हो सकते हैं जिसमें ब्रांच डील करे, जिसमें हेड ऑफिस बेसिकली डील करता है। ब्रांच को कोई कंसिडरेशन नहीं पे करनी उसके लिए, बस ध्यान रखना डिपेंडेंट ब्रांच में सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है, कंट्रोल, वो कंट्रोल है हेड ऑफिस के पास। तो अब हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा, हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, कि ब्रांच को कोई चीज मिल गई है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमारा एक अकाउंट बनेगा। समझ में आई है नहीं? जी सर। अब देखो जो हेड ऑफिस ब्रांच को सामान बेचता है उसके बाद दो तरीके हैं। हेड ऑफिस चाहे तो सामान कॉस्ट प्राइस पर बेच सकता है, या फिर चाहे तो जो सामान है वो किस पर भी बेच सकता है, इनवाइस प्राइस पर भी। अब ये कॉस्ट और इनवाइस प्राइस का क्या चक्कर है इसको मैं भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप इस चीज को समझिए कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो अब इसकी हम पोस्टिंग क्या करेंगे, बच्चों वाली चीजें हम कैसे पोस्टिंग करेंगे सर? पोस्टिंग हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अरे आजा मेरे राजा कैसे आधा, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये कौन सा सामान है जो हेड ऑफिस ने भेजा है, हेड ऑफिस ने सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा है और किसको भेजा है, ब्रांच को। समझ में आएगा कि नहीं है? जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बच्चों वाली चीजें। अब क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ पर, चलो ठीक है अभी वो डिस्कस करते हैं। और चौथा क्या करता है, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को कैश भी भेजता है। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को कैश भी भेजता है। कैश किस लिए भेजता है, टू मीट एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस कहता है ब्रांच डोंट वरी, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप इससे सारे खर्चे निपटाओगे, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, आपको जब भी पैसों की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताना। समझ में आई बात या नहीं? तो हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेज देता है एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर सकते हो, या फिर कैश सेंड टू ब्रांच भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। समझ में आई या नहीं है? अच्छा बेटा ध्यान रखना, ये जो ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं इस ब्रांच में खाली वही एंट्री रिकॉर्ड होंगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रही है। समझ में आई या नहीं है? दिस इज कैश सेंड टू ब्रांच, दिस इज कैश सेंड टू ब्रांच। ठीक है। हेड ऑफिस ने क्यों भेजा पैसे, इसलिए भेजा कि सर कि ब्रांच जो है वो क्या कर सके, एक्सपेंसिव, बिजली का बिल है, पानी वानी है, चाय पानी पीना होता है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? अच्छा जो मेन चीज है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, इन ब्रांच अकाउंट, कौन से अकाउंट में, इन ब्रांच अकाउंट, in branch account only those transactions, in branch account only those transactions will be recorded, only those transactions will be recorded which are related with या which are made, which are done between head office and branch। ध्यान रखना head office and branch। तो जब आप in the books of head office आप अकाउंट बना रहे हो तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसका रिकॉर्ड आएगा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच ने आगे कोई भी ट्रांजेक्शन करी है तो उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर ब्रांच ने आगे क्या करी, क्रेडिट सेल करी, ब्रांच ने आगे कोई कैश सेल करी है, नहीं, ये नहीं रिकॉर्ड होगा, ध्यान रखना। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट। रीजन भी, क्योंकि हेड ऑफिस खाली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का तो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। सर एक बार बताओ, अब ब्रांच आगे सेल कर देगा, यस होगा, डोंट वरी। एक्चुअली क्या होता है, अब हम चलते हैं इसमें थर्ड पार्ट पर। ठीक है, अब हम अगली एंट्री है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेमिटेंस नाम की एक चीज आती है। व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस का मतलब होता है भाई ब्रांच ना, तू आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू आर अ डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है, आप सारे मेरे कंट्रोल पे काम करोगे, आप सारे मेरे कहने पे काम करोगे। मैं हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट बना रहा हूं तो ब्रांच आगे जितनी भी सेल करती है, ब्रांच को डेटर से जितना भी पैसा मिलता है, ब्रांच के पास जो भी कैश आता है, दैट कैश हैज टू बी सेंड टू द हेड ऑफिस। तो ब्रांच का जो कैश मैनेजर है या जो ब्रांच मैनेजर ब्रांच को अपनी सारी की सारी रेमिटेंस, सारा का सारा कैश किसको देना पड़ता है, हेड ऑफिस को देना पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम रेमिटेंस। हो सकता है डेली बेसिस पे देना पड़े, ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा हमारा प्रोसेस है, मतलब पॉलिसी क्या है, या हो सकता है मंथली देना पड़े, तो ये सिस्टम रहता है। तो रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि कैश सेंट बाय, रेमिटेंस का मतलब क्या है, कैश सेंट बाय ब्रांच, ब्रांच पैसे को भेजेगी और किसको भेजेगी मेरे दोस्तों, टू हेड ऑफिस। समझ में आई? तीसरा पॉइंट ये रहता है। तो यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा, जी मेरे पास तो पैसे आ गए हैं
कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे कोई भी एंट्री वेंट्री नहीं समझाता है, ध्यान रखना, सभी लोग आपको बस सीधा अकाउंट बनाकर समझा देंगे, रटवाने की कोशिश करेंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एंट्रीज भी समझ में आए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पहली एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है, मेन जो है थर्ड एंट्री हम यहाँ पर समझते हैं, रेमिटेंस। व्हाट इज रेमिटेंस? ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा, तो हेड ऑफिस यहाँ पर बाय कैश अकाउंट करके लिख देगा और ब्रैकेट में लिख देगा रेमिटेंस। डोंट वरी, फॉर्मेट भी मिल जाएगा, डोंट वरी, लॉजिकली समझने की कोशिश करें। अब कई बार क्या होता है, गुड्स रिटर्न होते हैं, कई बार क्या होते हैं, गुड्स रिटर्न। अब कौन रिटर्न करेगा? बाय ब्रांच, ब्रांच सामान वापस कर देगा, किसको सामान वापस कर देगा? हेड ऑफिस को। तो ऐसे केस में मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? ब्रांच जब सामान वापस करेगी तो हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा? अपनी बुक्स में अपना नाम तो कभी आता नहीं है, ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, और जो एक अकाउंट खोला था गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसी वाले अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। कहेगा जी ठीक है, मेरे पास गुड्स आ गए, ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, दिस इज रिटर्न, ठीक है। आप चाहो तो अकाउंट से भी देख सकते हो, रिवर्स साइड में एंट्री होगी। यहाँ पर हमने गुड्स भेजे थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न टू, किसको रिटर्न कर दिया हमने? हेड ऑफिस। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, बस खत्म हो जाती है। अब क्या होगा सर? सर अब क्या होता है, यही कुछ मेन एंट्रीज रहती है। अब एट द एंड क्या होता है? क्लोजिंग करनी होती है। एट द एंड क्या करनी होती है? क्लोजिंग एट ईयर एंड। तो ईयर एंड पे अब हेड ऑफिस क्या कहेगा? चलो भाई ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो हम अपना रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो ये ब्रांच अकाउंट बेसिकली एक तरीके से, अभी आप देखना, मतलब क्या ही बोलूँ, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अकाउंट है। एक ऐसा अकाउंट है जिसकी नेचर आप ये नहीं कह सकते कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ से? प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। वैसे तो मैं अगर आपको लॉजिकली समझाऊं तो प्रॉफिट और लॉस तो बेसिकली वो वाले अकाउंट शो करते हैं जिनकी नेचर क्या रहती है? नॉमिनल नेचर की रहती है, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्लोजिंग जब हम करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? एक मिनट में नोट्स भी निकालूं मेरे भाई। 15.1, ठीक है जी सर। अब बताइए, अब हम क्या एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। क्लोजिंग करेंगे तो अब हेड ऑफिस ब्रांच को बोलेगा, अब एक काम करो जी, आपके पास जो जो एसेट्स हैं वो मेरी एसेट्स मुझे वापस कर दो। तो हेड ऑफिस ब्रांच से क्या करेगा? सारी की सारी एसेट हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली वापस नहीं लेता है, ध्यान रखना, हाइपोथेटिकली वापस लेगा कि हाँ यार, क्योंकि रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। अब क्या क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर जब हम उनसे वापस ले लेंगे? तो जो भी है, जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, ये वाली एंट्री बेसिकली किस चीज़ की है? क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स। तो कैश मान लीजिए हमने वापस ले लिया, बैंक जो भी है ब्रांच का वो भी वापस ले लिया, डेटर है, डेटर भी हमने क्या कर लिए? फिर दोबारा दे देंगे साथ। लैंड दी थी तो लैंड भी हमने वापस ले ली, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में हमने क्या कर लिया? वापस ले लिया। और टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? ब्रांच अकाउंट, सो दैट कि हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। समझ में आई है नहीं है? जी सर। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? ब्रांच की जितनी भी एसेट्स हैं, इसको आप सिंपली बोल सकते हो ये सारी की सारी कौन सी एसेट्स हैं? ब्रांच की एसेट्स हैं। तो आप इनकी एंट्री बना सकते हो वन बाय वन, ब्रांच एसेट्स डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आता है। इधर देखना सभी बच्चे, बाय बैलेंस सीडी के नाम से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बना रहा है, तो सारी की सारी एसेट जो भी हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, जो भी होगा। स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ चलेगी, इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अभी अभी आपको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ब्रांच कहता है, अब कहता है ठीक है यार, तूने मेरे को एसेट्स भी दे दी, तो अब एक काम कर, तो अपनी लायबिलिटी भी दे। हेड ऑफिस कहता है ब्रांच को, कहता है चल भाई एक काम कर, तो मेरे को अपनी लायबिलिटीज़ भी दे। तेरी लायबिलिटीज़ मेरी लायबिलिटीज़। समझ में आई बात या नहीं? अब लायबिलिटीज़ लेने की वो क्या एंट्री बनाएगा, ठीक है। अब बताओ, एसेट्स लिए तो एसेट्स लेने की ये लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी देने की क्या एंट्री बनाएगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जो भी हमारे पास लायबिलिटीज है। समझ में आई बात या नहीं? तो हेड ऑफिस ने एसेट्स ले ली,
भाई एसेट्स तो अल्टीमेट मेरी है, तो उन्हीं वाली एसेट्स को बुक कर दिया हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में। लायबिलिटीज भी अल्टीमेट मेरी है, क्योंकि यार तो मेरे से अलग थोड़ी है, तो उस लायबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एंड वाली लायबिलिटीज को। अब लायबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, बीपी हो सकता है, लोन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, जो लायबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा, लोन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पता नहीं इधर क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा मैंने ज़्यादा इधर बना दी, क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह, ठीक है मेरे दोस्तों, बस बात खत्म, और कुछ नहीं आता इसके अंदर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें खाली वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जिसका संबंध हेड ऑफिस का ब्रांच के साथ है, तो वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो जाती है सारी बातें? जी सर, बिल्कुल सर क्लियर है, आप टेंशन ना लिया करो। अब ऐसा आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो ब्रांच P&L आ जाएगा, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो, और अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, इसको भी हम जनरल P&L में ट्रांसफर कर देंगे। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जनरल P&L में ट्रांसफर कर देगा, अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो वो लॉस आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। जनरल के थ्रू भी हम लोगों ने समझा, और वैसे भी सर आपने फॉर्मेट बनाया था इतना बढ़िया, अब बना कर दिखाओ। तो मेरे दोस्तों वहाँ पर मैंने आप लोगों को जानबूझकर एक बेस बनाया, थोड़ा सा आपको एक रोड मैप पता चले कि कोई चीज़ कैसे बनी है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, दुश्मन जमाना मुझे ना भुला। बेटा जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं थोड़ा गाना वाना गा लेते हैं, डोंट वरी, जिससे कि आप लोगों का माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो मुझे ज़्यादातर यही वाला गाना याद आया था, तो ये वाला गा देते हैं, बाकी आप उसको पर्सनली कनेक्ट मत करना, ठीक है बच्चों। जी सर, तेरी, अब देखो वन बाय वन, बहुत ही आसान है ये। अभी हम इसको कॉस्ट प्राइस पर बना रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, हेड ऑफिस जो है ब्रांच को दो तरीके से सामान बेच सकता है, एक कॉस्ट प्राइस पर और एक कौन से प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर। तो हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को दो तरीके से सामान बेच सकता है, एक एट कॉस्ट प्राइस पर सामान बेच सकता है, और दूसरा कौन से प्राइस पर सामान बेच सकता है, एट इनवाइस प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस को कोई टी शर्ट 1000 रुपए की पड़ी, तो हेड ऑफिस ब्रांच को 1000 की ही भेज रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को इसको 1000 की ही दे रहा है, कह रहा भाई ये कॉस्ट प्राइस है, आगे बोल देता है इसको, तो इस प्राइस पर आगे सेल कर सकता है, वो प्रॉफिट मार्जिन बता देगा। एक्चुअली हेड ऑफिस जो है ब्रांच के साथ कोई हिडन गेम नहीं चल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मेंटेन करी जा रही है। हेड ऑफिस को सामान जितने का पड़ा उसने ब्रांच को उतने का ही बेच दिया, बट ऐसे में क्या होता है, ब्रांच कोई व्यक्ति तो चला ही रहा होता है। अब यार देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना यार, एम्प्लॉय ना कभी भी ओनर की तरीके से नहीं सोच पाते हैं। मेरा भी अपना एक पर्सनल अनुभव रहा है, 15 साल से हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय जनरली बहुत कम ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो एंटिटी को अपना मानकर चलते हैं। काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे मिलेंगे, 99% बस यार मेरा काम हुआ निकलो यार, बस खत्म कहानी, कोई मतलब नहीं है। इवन कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे भी मिलेंगे जो एंटिटी को काटने की सोचते हैं, बस यहाँ से अपने जितना फायदा निकाल सकते हो निकाल लो। और बड़ी बड़ी एंटिटीज में तो ऐसा बहुत ही ज्यादा होता है कि एम्प्लॉय ही क्या कर रहे होते हैं, एंटिटी का नुकसान पहुंचा रहे रहते हैं। तो अब हेड ऑफिस को ऐसा लग रहा है कि यार अगर ब्रांच वालों को, ब्रांच के एम्प्लॉय को पता चल गया कि यार एक टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है और हम इस टी शर्ट को 1200 रुपए का बेच रहे हैं, 1500 का बेच रहे हैं, तो एम्प्लॉय ये सोचेंगे अरे यार इनका तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, ये तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 1000 रुपए की कॉस्टिंग है, बेच रहे हैं 1500 रुपए में। तो वो कहीं ना कहीं ब्रांच को छोड़कर अपना काम धंधा करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया नहीं? तभी आप लोगों ने देखा हो ट्रक के पीछे लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हम लोग नींबू टंगवाते हैं, क्यों सर, वो हवाई नजर ना लग जाए। अब कई आप किसी से पूछना, किसी गोलगप्पे वाले से पूछना जल्ले भाई सेल कितनी है, बताएगा नहीं, क्यों, वो सोचते हैं हमने सेल बताई तो नजर लग जाएगी। तो यहाँ पर
कई बार हेड ऑफिस ये ऐसे एग्जांपल कनेक्ट कर रहा था, कई बार हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को कहता है नहीं यार मैं तुझे ना कॉस्ट प्राइस नहीं बताऊंगा। हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स बेचता है, ये खाली गुड्स के लिए होता है, ध्यान रखना, ये खाली किसके लिए होता है, गुड्स के लिए। हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स बेचता है वो इनवाइस प्राइस पर बेचता है। व्हाट इज इनवाइस प्राइस? इनवाइस प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस प्लस लोड, कॉस्ट प्राइस प्लस लोड, यानी कि लोड का मतलब जिसमें प्रॉफिट मार्जिन उसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवाइस प्राइस। तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या कर रहा है, इस बार जो गुड्स बेच रहा है वो 1000 रुपए नहीं बेच रहा है, वो पहले से क्या कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच रहा है, कह रहा भाई 1500 रुपए का है, सीधी सी बात है। फिर ब्रांच बोलता है आगे कितने का बेचना है, तो हेड ऑफिस कहता है आपको इतने का, इट इज द मिनिमम प्राइस एट विच ब्रांच इज अलाउड टू सेल द गुड्स। तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, इनवाइस प्राइस की, तो इनवाइस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्राइस जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड रहता है। ये वो प्राइस है जिस पर ब्रांच को जिस पर ब्रांच आगे यूनिट सेल करने के लिए अलाउड है, ये मिनिमम प्राइस होता है। इनवाइस प्राइस का क्या है मेरे दोस्तों, मिनिमम प्राइस एट विच branch is allowed to sell goods। समझ में आई या नहीं है? ब्रांच जिस पर ब्रांच को बोल दे कि भाई इससे कम पे नहीं, इससे ज्यादा भी बेचना हो तो आप बेच सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ आया नहीं है? तो ये है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी रख रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि हम सारी की सारी चीजें आपको बताएं। समझ में आई या नहीं है? जैसे कायरा अडवाणी और उसका एग्जांपल है सिद्धार्थ, अब इन दोनों की शादी हो गई, इन्होंने कॉन्फिडेंस रखा कि जी जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? सर आप भी बस जहां मर्जी का एग्जांपल जहां मर्जी से कनेक्ट कर दो, कोई बात नहीं यार बच्चों, प्लीज कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रहा है और अकाउंटेंट हम है, हम अकाउंटेंट है, और हम क्या करेंगे, ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो कैसे स्टार्ट होता है, तो सभी बच्चे मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे। हेड ऑफिस सबसे पहले ब्रांच को एसेट्स को रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस ब्रांच को एसेट देता है। तो जो भी आपके पास ओपनिंग एसेट्स हैं, सही बच्चे प्लीज समझेंगे, जो भी आपके पास ओपनिंग एसेट्स हैं वो सारी की सारी आप रिकॉर्ड करते हो। क्या बात है सर जी, मजा आ गया, आज लॉजिक पता चला है। स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब कुछ आ जाएगा, पेटी कैश का बैलेंस है, फिक्स एसेट्स आ जाएंगी, जो भी कुछ आ जाएंगे। ठीक है सर, इसका लॉजिक, अरे लॉजिक ये रहा। तो हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है ले यार ब्रांच जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, कहता है बिना एसेट्स के तो काम कैसे करेगा। तो मेरे दोस्तों ये रहता है। ठीक है आप, अच्छा सर स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टॉक बच्चों अगर आपके कॉस्ट प्राइस पर है तो आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे, या फिर कौन से प्राइस पर दिखाओगे, इनवाइस प्राइस पर। समझ में आ गया? अभी मैं इसको कॉस्ट प्राइस पर मानकर चल रहा हूँ, अभी मैं इनवाइस प्राइस का चक्कर नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी कॉस्ट पर भी दिखा सकते हैं, इनवाइस पर भी। यहाँ पर आपको बोलेगा कि ब्रांच अकाउंट किस पर बनाना है, तो ब्रांच अकाउंट हम एट कॉस्ट प्राइस पर भी बना सकते हैं, और ब्रांच अकाउंट हम कौन से प्राइस पर भी बना सकते हैं, एट इनवाइस प्राइस पर भी हम बना सकते हैं। समझ में आया नहीं? अभी मैं आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू हो जाएगा। डोंट वरी, क्यों टेंशन लेना, अरे हम हैं तो क्या गम है। अरे सर क्या बात है, आज तो डायलॉग पे डायलॉग। बाय बैलेंस सीडी, तो मेरे दोस्तों अब बैलेंस सीडी क्या है, अब ओपनिंग एसेट दिखा दी। यहाँ पर जो बच्चे रटने वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से समझेंगे, ओपनिंग एसेट्स यहाँ पर आएंगी, तो क्लोजिंग एसेट्स यहाँ पर, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, जितने भी आपके पास एसेट्स है उन सब का आप रिकॉर्ड दिखाओगे, चाहे वो कोई भी हो सकती है। लाइक स्टॉक है, स्टॉक आप कॉस्ट प्राइस पर भी दिखा सकते हो, कॉस्ट प्राइस पे बना रहे हो, इनवाइस है तो इनवाइस पर स्टॉक आ जाएगा, डेटर आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बीआर आ जाएगा, स्टॉक डेटर बीआर आ जाएगा, बीपी और बीपी कैसी बात कर रहे हो, नशे में क्या भाई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब कुछ आ जाएगा, पैटी कैश का एक्सपेंस आ जाएगा, कोई फिक्स एसेट्स हैं वो सब आ जाएंगे, जो भी पॉसिबल है सब कुछ आ जाएगा। समझ आया? ये मेरे दोस्तों अगर आपको लॉजिक समझना है तो ये जब साल के एंड में हम कहते हैं अच्छा यार है तो तू मेरा ही बंदा, अब तेरे को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो ये वाली एंट्री यहाँ समझाई, सारी की सारी एसेट्स हेड ऑफिस वापस ले लेता है। ठीक है जी सर, अब हेड ऑफिस जब एसेट्स दी है तो हेड ऑफिस लायबिलिटीज भी दे देता है, कहता है लो भैया तो बाय बैलेंस पीडी। अगर कुछ ओपनिंग लायबिलिटीज हैं ब्रांच के पास, हेड ऑफिस जो ब्रांच को हैंड ओवर कर रहा है वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, क्रेडिटर्स आ सकता है, बीपी आ सकता है, लोन आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो भी लायबिलिटीज ब्रांच के पास है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, टू क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है,
दिस इज योर क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है, बीपी आ सकता है, कोई भी लोन भी आ सकता है, कोई भी क्रेडिटर्स आ सकता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो गई सारे बच्चों को? जी सर, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल क्लियर है, डोंट वरी। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ तक की बातें सारी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या करता है, मैंने आपको समझाया, हेड ऑफिस ब्रांच को देता है गुड्स। ठीक है, तो जो जो चीजें ब्रांच रिसीव करेगा वो डेबिट। इसमें एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जिसका संबंध हेड ऑफिस और ब्रांच का। अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है ब्रांच अकाउंट के अंदर, खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेज दिए हैं तो ब्रांच को मिल गया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है मेरे दोस्तों, दिस इज, ये क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट ये। अब कई बार क्या होता है, ब्रांच क्या करता है, सामान वापस कर देता है हेड ऑफिस को, तो वापस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांच का अकाउंट कम होगा, हेड ऑफिस की नजरों में हेड ऑफिस ब्रांच को कम करेगा, तो दिस इज रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये वो सामान है जो हेड ऑफिस ने वापस कर। अबे भाई ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, मुझे मेरी तरफ समझ में नहीं आ रहा, अभी सब समझाइए इंटरेस्ट। देखो जी देखो, टंटना ये रहा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कुछ रिटर्न हो रही है, रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच। ठीक है जी सर, आप बीकॉम के बच्चे हो तो उसी लेवल से थोड़ा माना जा रहा है, इवन सीए वाले बच्चे भी इस चीज़ को आप देख सकते हो, मटेरियल आपका भी रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो हेड ऑफिस क्या करता है, रेमिटेंस देता है, सॉरी रेमिटेंस नहीं, कैश भेजता है। किसके लिए भेजता है, हेड ऑफिस कैश भेजता है या चेक भेजता है, इसको हम बोलते हैं, किस लिए भेजता है ये, कि भाई आप अपने खर्चे वगैरह मेंटेन कर लीजिए। आप बोलना चाहो तो इसको भी बोल सकते हो रेमिटेंसेस बाय हेड ऑफिस, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हेड ऑफिस क्यों भेजता है, टू मीट एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले ही समझाया किस लिए भेजा है हेड ऑफिस ने पैसा ब्रांच को। अरे भाई हेड ऑफिस कहता है ये ले पैसे, तेरे को चाय पानी पीनी होगी, छोटे मोटे खर्चे करने होंगे, सफाई वाला रखना होगा, पानी है, बिजली का बिल है, अभी तो कब तक सेल का वेट करता रहेगा, डोंट वरी मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, इन्हीं पैसे से क्या करोगे, सारी चीजें मेंटेन करोगे। समझ में आया नहीं है? और ऐसे ही फिर ब्रांच की ये जिम्मेवारी होती है डिपेंडेंट ब्रांच में, ब्रांच के पास जो भी कैश आता है वो ब्रांच कभी भी अपने पास नहीं रखता है। ब्रांच के पास जो भी कैश आता है वो सारा का सारा कैश किसको हैंडओवर किया जाता है, हेड ऑफिस को। तो अब बताओ डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, जब हेड ऑफिस ब्रांच से कैश लेगा वापस, तो देखो कैश भेजने की एंट्री ये हो गई, ब्रांच डेबिट टू कैश। अब कैश लेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एंट्री हम बनाएंगे बाय कैश या फिर बैंक, दिस इज नोन एज, इसको हम प्यार से बोलते हैं रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। एक तो स्पेलिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, लो जी सर। तो ये ये ब्रांच ने कैश भेजा, ब्रांच ने कैश भेजा, और किसको कैश भेजा मेरे दोस्तों, हेड ऑफिस को। समझ में आया? ब्रांच अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना। बस ये सब चीजें होती हैं और कुछ बचा ही नहीं, रिटर्न हो गया, गुड सेंट हो, कैश सेंट हो गया, बस। समझ में आई? जी सर। इस तरीके से आपका ब्रांच अकाउंट बनता है। दो अकाउंट और बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाने पड़ते हैं वो अभी हम देखेंगे। और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस कहाँ ट्रांसफर कर देगा, जनरल पी&एल में। क्रेडिट साइड अगर बढ़ी है डेबिट साइड से, इसको हम बोल देंगे प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है, और अगर क्या है मेरे दोस्तों, डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से, तो क्या होगा, लॉस होगा बाय जनरल पी। या तो प्रॉफिट ही होता है या फिर क्या होता है, लॉस ही होता है। अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो इसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर बात है, आप टेंशन ना लिया करो। अब सर एक बात बताओ, हेड ऑफिस, तो हम हेड ऑफिस की बुक्स में ही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली ब्रांच अकाउंट के अंदर यही सब चीजें आती हैं। समझ में आ गई या नहीं आ गई? ब्रांच अकाउंट में आप लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार हमें ये नहीं पता रहता है, हमें ये नहीं पता टू फाइंड आउट ओपनिंग डेटर, हमें ओपनिंग डेटर नहीं पता, या फिर क्लोजिंग डेटर नहीं पता। ओपनिंग पता है तो क्लोजिंग नहीं पता, या फिर ये नहीं पता कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हमें डेटर से कितना पैसा मिला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, समझ में आई या नहीं आई? वाई मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि यार मेमोरेंडम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं हम,
क्योंकि हेड ऑफिस बना रहा है, क्योंकि कौन बना रहा है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पूरा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करा है। अगर हेड ऑफिस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता तो फिर मेमोरेंडम वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ पर हेड ऑफिस, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, उसके आधार पर हेड ऑफिस क्या करता है, रिकॉर्ड कर रहा है। समझ में आ गया? इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना, ब्रांच अकाउंट के अंदर खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई है। अगर ब्रांच ने आगे क्रेडिट सेल करी है, ब्रांच ने आगे डेटर को सामान दिया है, ब्रांच ने डेटर से पैसा कलेक्ट किया है, बैड डेट्स हुआ है, डेटर ने सामान वापस करा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ये सिस्टम ऐसा बना रखा है कि चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है उसमें। अब कैसे हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर बनाएंगे, तो वही नॉर्मल डेटर अकाउंट की तरह बनेगा। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, डेटर के बैलेंस डेबिट होते हैं, और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। और डेटर ने कोई भी, हमने डेटर को और उधार सामान बेचा तो क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ जाते हैं। डेटर ने सामान वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न करने से डेटर कम हो जाते हैं। बैड डेट्स, हमारा कुछ पैसा डूब गया है तो बैड डेट्स होने से भी हमारा ये कम हो जाएगा। उसके अलावा डिस्काउंट दे दिया हमने अपने डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड करने से भी हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर ने हमारे बीआर एक्सेप्ट कर लिया है तो बीआर हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आया नहीं है? जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों जी। तब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, हो सकता है क्रेडिट सेट बैलेंसिंग फिगर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बैलेंसिंग फिगर बाय कैश भी हो सकता है कि डेटर से हमें कितना पैसा मिला। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है। आप फालतू की टेंशन मत लिया करो। कुछ बच्चों को क्वेश्चन, क्या सर ये हमेशा बनाना है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नहीं बनाना होता है। अगर आपको पता है ओपनिंग डेटर कितने, क्लोजिंग डेटर कितने हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर पता है, तो हमें कोई ऐसा आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों जी सर। बी आर डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बी आर डिसऑनर्ड होने से ध्यान रखना, डेटर दोबारा से बढ़ जाएंगे, और डेटर दोबारा से बढ़ जाएंगे तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आया? सर एक बार बताओ, व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस क्या? ऐसा कोई सा भी अकाउंट आप बना सकते हो। अगर क्रेडिटर्स के क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है तो यू कैन आल्सो प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी हम बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों जी सर। अब हमारे पास है एक अकाउंट और रहता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। अगर आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो। अब ये क्या होता है ब्रांच कैश अकाउंट, यानी कि कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दीजिए, हेड ऑफिस ही बना रहा है, और टू हेड ऑफिस करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है हमें हेड ऑफिस से वाली एंट्री आप दिखा सकते हो। बाय जो भी हेड ब्रांच ने जो खर्चे करे हैं, बाय एक्सपेंसेस एट ब्रांच, जो एक्सपेंसेस ब्रांच ने इनकर्ड करे हैं। बाय बैलेंस सीडी, जो भी बैलेंस सीडी इसका बैंक का बच रहा है, कैश या बैंक का। टू कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, टू कैश सेल हुई है तो वो भी दिखा देगा। टू डेटर, अगर हमें डेटर से कुछ पैसा कलेक्ट हुआ है, या इसको आप बोल सकते हो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। देखो जब डेटर्स बढ़ेंगे, जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड, कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, ये सब आपको समझा ही रखा है नॉर्मल चैप्टर्स में। तो यहाँ पर जो निकल कर आते हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों हम इसको? रेमिटेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस का मतलब है जो सेंट बाय ब्रांच ने सामान भेजा, ब्रांच ने कैश भेजा किसको? हेड ऑफिस को। तो इसके लिए भी हम लोग ये करते हैं। समझ में आया नहीं है? वी कैन आल्सो प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ। चलो एक अकाउंट और समझाता हूँ, ब्रांच स्टॉक और नहीं सब फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। अभी खाली हमने कॉस्ट प्राइस आपको समझाया, इनवाइस प्राइस आपको नहीं समझाया। लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये बेसिकली स्टॉक पर कंट्रोल रखने के लिए है कि भाई हमारे पास जो ब्रांच में हमने सामान दिया था उसकी क्या पोजीशन है, क्या कुछ इन्होंने वेस्ट तो नहीं कर दिया। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। अगर आपने कोई भी सामान बेचा, ये हमेशा या तो आप कॉस्ट प्राइस पर बनाओगे या फिर आप इसको इनवाइस प्राइस पर बनाओगे। डिपेंड करता है कि हेड ऑफिस ब्रांच के साथ कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सामान बेचता है कॉस्ट प्राइस पर तो कॉस्ट पर बनाएंगे, और हेड ऑफिस अगर ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर बेचता है तो इनवाइस पर। तो बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर सेल्स ध्यान रखना,
कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाएंगे। इस अकाउंट का पर्पस स्टॉक कंट्रोलिंग करना है, ना कि कोई प्रॉफिट या निकालना है, तो इसलिए हम हमेशा कॉस्ट वैल्यू दिखाएंगे। या तो कॉस्ट वैल्यू दिखाओगे या फिर इनवाइस प्राइस दिखाओगे क्रेडिट से। इसका पर्पस प्रॉफिट निकालना नहीं है कि आपने यहाँ पर कॉस्ट दिखा दिया, यहाँ पर सेल वैल्यू दिखा दी। जब आप कॉस्ट और सेल वैल्यू दिखाओगे, ऑब्वियसली बात है बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस देना पड़ेगा, फिर वो गलत हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ब्रांच अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, या तो इसको कॉस्ट पे दिखाओगे या फिर इनवाइस पर। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर रिटर्न कर देगा तो सेल्स रिटर्न से आपका सामान स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस तो नहीं बचना चाहिए, बट फिर भी अगर डिफरेंस बच रहा है तो हम उसको यहाँ पर नाम दे देते हैं शॉर्टेज वगैरह, किसी तरह का सामान हमारा चोरी हो गया, लॉस का भी नाम दे सकते हो। इट कैन बी नॉर्मल लॉस, इट कैन बी अब नॉर्मल लॉस, कुछ भी हो सकता है। लॉस का मतलब एक तरीके से क्या हो गया है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इस तरीके से शॉर्टेज बोल सकते हो आप उसको। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए करोगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता तो ओपनिंग स्टॉक के लिए करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था आप लोगों का ब्रांच अकाउंट। मैं चाहता तो देखो आपको ऐसे बता सकता था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास सारे के सारे ये पड़ा हुआ आपका ब्रांच अकाउंट। मतलब मैं चाहता तो आपको जल्दीबाजी में मुझे कराना होता तो मैं तुरंत आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट समझाता और मैं करवा देता। बट मेरे दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बताता ना, आप लोगों को ब्रांच अकाउंट का लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि जब कुछ चीज़ें साथ के साथ बनती है ना तो मज़ा आता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, इनवाइस प्राइस समटाइम द हेड ऑफिस डज नॉट वांट, देखा है ना, लिखिए ना सारी बात। अरे सर जी आपकी बात ही अलग है यार, कैसी बात कर दी, confidentiality, sometimes the head office does not want to reveal the cost of the goods to the branch and therefore invoice goods at price which is higher than the cost। मैं नहीं चाहता। कौन सा केस बताया, किस किस की शादी हुई है अभी, अरे सर जी सिद्धार्थ और कायरा अडवाणी। सर जी हम तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को इनवाइस प्राइस पे सामान बेचता है, कहता है पता ना चले, क्योंकि ब्रांच के एम्प्लॉय बड़े बेकार हैं, उन्हें पता चल गया तो मेरे दोस्त बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सच प्राइस इज नोन एज इनवाइस प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन इनवाइस प्राइस, लोडिंग, सब बता दिए मेरे दोस्तों। एलिमिनेट लोड वोड का चक्कर अभी नहीं समझाया, डोंट वरी, वो मैं भी समझाऊंगा अभी नहीं, आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, इनवाइस प्राइस उस पर खत्म सर। ना तेरी चाहत में ओ दुश्मन जमाना, मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। तो आज तुम्हें सीए का स्टूडेंट बना देते हैं, क्या दिक्कत है सर, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। 1A कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं कराऊंगा आगे। तो ये क्या है, ये बुकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। तो ये बॉम्बे इनका हेड ऑफिस है, इनकी ब्रांच है नागपुर में। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट, ओहो अच्छी बात है, सामान कॉस्ट पर भेज रहे हैं टू देयर, कोई लोडिंग का चक्कर नहीं है। जब सामान इनवाइस प्राइस पर भेजा जाएगा तो लोडिंग का चक्कर आ जाएगा। इनवाइस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कॉस्ट समझ में नहीं आएगा तो इनवाइस प्राइस कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको नागपुर ब्रांच अकाउंट बना के दिखाएंगे। However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made at head office। डायरेक्ट परचेज भी अलाउड है, कोई बात नहीं, खरीद ले यार कोई, लेकिन पेमेंट मैं करूंगा, कंट्रोल मेरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। all the daily collections are transferred from the branch to head office। तो यहीं से आपको समझ जाना है, पेपर में डिपेंडेंट ब्रांच की बात चल रही है कि डेली कलेक्शन, सारी की सारी कलेक्शन, जो डेली कलेक्शन है वो हेड ऑफिस, सॉरी ब्रांच से पैसा कहाँ भेज दिया जाता है, हेड ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस सर जी ये तो डेबिट साइड में आ जाएगा। इम्प्रेस्ड कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, सन्डी डेटर डेबिट। स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से इतने का पैसा आया है। डायरेक्ट परचेजेस, तो डायरेक्ट परचेजेस तो इसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यस, पेमेंट ब्रांच हेड ऑफिस करेगा तो फिर हम उसके लिए रिकॉर्ड कर भी देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, वरना तो कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड। कैश सेल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कैश सेल का डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ये मेमोरेंडम ब्रांच कैश में आएगा। क्रेडिट सेल का भी कोई लेना देना नहीं है ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ब्रांच अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है बताओ, वाली ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रही है। डायरेक्ट परचेजेस, ये इतने रुपए की फिर दोबारा परचेज कर ली है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच फॉर फ्रॉम, ये रिकॉर्ड होगी। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, डेबिट साइड में आ जाएगा।
ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस ने कैश, पैटी कैश के लिए ये भी डेबिट साइड में आएगा। बैड डेट्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैड डेट्स डेटर अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी नहीं आएगा क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में नहीं है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ये आएगा रिकॉर्ड, रिसीव्ड बाय एचओ बिल्कुल आएगा। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, इसको हम गुड जीआईटी के नाम से डाल देंगे या कैश इन ट्रांजिट के नाम से डाल देंगे। ब्रांच ने भेज दिया है, हेड ऑफिस को नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, तो ठीक है, इसने हेड ऑफिस ने पैसे नहीं भेजे, मतलब पैसे नहीं भेजे थे बट डायरेक्टली पेमेंट मार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेड ऑफिस एंट्री हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन हो रही है। स्टॉक डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, अब देखो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है स्टॉक का डायरेक्ट, जो इसने खुद खरीदा उतने का सामान, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस से जो आया था, डेटर पड़े हुए हैं, इंप्रेस्ड कैश, डेटर का बैलेंस नहीं पता है। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस वाले का स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, डायरेक्ट परचेज जो उसने खरीदा था उसको इतना पड़ा हुआ है, डेटर, इंप्रेस्ड कैश, पैटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब बच्चों को पता है, सबसे पहले हम ओपनिंग ब्रांच एसेट्स लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। बताइए ओपनिंग ब्रांच एसेट्स कौन कौन सी है आपके पास, जो ब्रांच के पास एसेट्स हैं। डेटर पड़े हुए हैं, इंप्रेस कैश पड़ा हुआ है, डाल दीजिए आप, डेटर डाल दीजिए, इंप्रेस कैश डाल दीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस ने जो भेजा था उसका भी पड़ा हुआ है, डायरेक्ट जो उसने पहले से चल रहा है इनका सिस्टम, तो ये भी हम दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश सेल को तो आप अलग से रख लो, मेमोरेंडम ब्रांच कैश में इन्होंने बना रखा होगा तो, बट कोई बात नहीं, पैटी कैश का बना रखा, बट कोई नहीं, कैश सेल रेमिटेंस के काम आएगी, तो रेमिटेंसेज में आप इसको लिख लीजिए। आप चाहते तो कैश अकाउंट बना सकते थे, कैश सेल क्योंकि हेड ऑफिस तो अपने पास, ब्रांच अपने पास तो कुछ रख नहीं सकता है, सारा का सारा पैसा हेड ऑफिस को भेजेगा, तो ये रेमिटेंस का पार्ट बन जाएगा, डायरेक्ट इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों, कैश सेल आ जाएगी। इसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, क्या क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में दिखा देना, इन्होंने बना रखी है, लो जी, ये वाली कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल, डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर दिखा दिए 25,000 के, नो प्रॉब्लम सर, ये रहे 25,000 के डेटर, डेटर 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 डेटर, ये रहे 25,000 के। उसके अलावा क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम गुड्स एंड टू ब्रांच हो गया, फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने सामान भेजा है ब्रांच को। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसको सेल्स रिटर्न में दिखाओ पहले तो, 3,000 रुपये, ये हमारा हो चुका है रिकॉर्ड। परचेज, डायरेक्ट परचेज, अबे क्या ड्रामा चल रहा है, डायरेक्ट परचेज है 16,000 रुपये की, इसको देखो कहाँ दिखाएं, डायरेक्ट परचेज करिए 16,000 रुपये की, लेकिन पैसे कौन भेजेगा इसके, डायरेक्ट परचेज के पैसे कौन भेज रहा है, कौन, हेड ऑफिस ही तो भेज रहा है, हाँ। स्टॉक अकाउंट बनाकर आप दिखा सकते हो उसका, कलेक्शन फ्रॉम डेटर छोड़ो, पैसे तो वही भेजेगा ना मेरे दोस्तों, सन दीजिए ना, डायरेक्ट परचेज, अच्छा उधार है 45,000 रुपए की, हाँ साइलेंट है तो कोई नहीं, उधार मान ली इन्होंने। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा, परचेज इन्होंने खुद ने करी है, तो हेड ऑफिस क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, डायरेक्ट जो परचेज करी है। चलो इसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ये तो सिंपल है, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। उसके अलावा ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, ये भी डेबिट में आ जाएगा, टू बैंक फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये हो गया। रेमिटेंस टू बैड डेट्स, डेटर अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नॉर्मल रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को पैसे भेज दिए तो क्रेडिट साइड में आएगा, ये 1,65,000 सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ये रहा। बाय रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये 1,65,000 ये है, 5,000 रुपये का ट्रांजिट में है, तो उन्होंने एंट्री बना दी, हेड ऑफिस एंट्री बनाना, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, तो इसको रास्ते में छोड़ दिया है, इसकी एंट्री बना दी CIT डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, तो 1,70,000 दिखा दिया है। चलो सर यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इसके बाद कहाँ चला गया, अरे मेरे भाई क्वेश्चन कहाँ, ये रहा, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच के खर्चे हुए हैं जो डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे कर दिए हैं।
तो डायरेक्टली का चक्कर होता नहीं है। आप ये मानकर चलोगे कि पहले हेड ऑफिस ब्रांच को पे करेगा, फिर ब्रांच आगे पे करेगी, ठीक है ना, 30,000 रुपये की। हाँ, तो वही है कि ब्रांच पहले पैसे देगा, ये रहा, तो हेड ऑफिस की एंट्री बनाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश सन्नी एक्सपेंसेस के लिए 30,000 रुपये के, और फिर ब्रांच इसी को रेमिटेंसेस नहीं भेजेगी, ध्यान रखना, क्योंकि 30,000 रुपये के खर्चे हो गए हैं ब्रांच के, बचा ही नहीं, बचता तो वो रेमिटेंसेस का पार्ट बन के फिर भेज देते। इसके बाद क्या है, कहाँ चला गया, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए, इन दोनों को टोटल करके 25। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहां से निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर। डेटर से हमें पैसे मिले हैं, डेटर से हमें कितने पैसे मिले हैं, डेटर से पैसे मिले हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का तो पता नहीं, तो ये तो निकलेगा ये बैलेंसिंग फिगर। डेटर से पैसे कितने मिले हैं, डेटर से पैसे देखते हैं, ये रहा ना, डेटर से इतने पैसे मिले, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये ना आप कैश अकाउंट बनाते तो बढ़िया रहता है। हमने टोटल पैसा भेजा 1,70,000, जिसमें से सामान कैश में बिका था 45, तो इतना पैसा हमें डेटर से मिला होगा। आई बात समझ, 1,65,000 हमने भेजे हैं, 5 का कैश इन ट्रांजिट हमने तो भेज दिया। ये वाले जो पैसे हमने भेजे हैं तो ये हमारे पास कहीं से आए होंगे तभी तो भेजे हैं, तो 1,70,000 रुपये हमने भेजे हैं। 1,70,000 में से इतने ही हमारी कैश सेल हुई थी। कैश सेल खाली कितने की है क्वेश्चन में, ये रही, आप देख लीजिए 45,000 रुपये की। इसका मतलब है इतने पैसे हमें डेटर से मिले, ये अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना। तो डेटर से हमें इतने पैसे मिले, बात खत्म, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। बैलेंसिंग फिगर आने के बाद ये वाला भी हमारा क्लोजिंग एसेट्स में ये भी हो गया, डेटर भी हो गया। इंप्रेस्ड कैश की बात कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 2,000, इंप्रेस्ड में ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम मेंटेन रखना होता है। इंप्रेस सिस्टम जब लिखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस 2,000 रुपये का है, क्लोजिंग भी 2,000 का रहेगा। पेटी कैश 4,000 के हुए हैं, तो बाय पेटी कैश करके एक्सपेंसेस डाल देंगे, बाय पेटी एक्सपेंसेस, इतना पैसे हम हेड ऑफिस से ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये डेबिट साइड में भी आ जाएगा, उन्होंने भेजे भी थे, और उतने हमारे खर्चा भी हो जाएगा। समझ आया जी सर। तो अब बेटा ध्यान रखना, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटा दोगे, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ी हो क्रेडिट साइड से तो लॉस। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से। वैसे कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि हेड ऑफ ब्रांच को डायरेक्ट परचेज के लिए अलाउड किया है, तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनाई है, हेड ऑफिस कह रहा है कि भाई ठीक है, हमने तेरे को, तूने सामान खरीदा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये एंट्री बनाई है 45,000 रुपये की। ठीक है, ये मानकर चलो कि हमने तेरे को एक तरीके से उधार सामान दिया है। ठीक है, क्रेडिटर्स तेरे पास, हमने खरीदा सामान तो ब्रांच तेरे से पैसे लेने तो क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लेना, एंट्रीज मैंने समझा दिया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल अकाउंट मेथड को भी रहने देना। अभी आप अपनी बुक्स में ज़्यादातर आपको इनवाइस प्राइस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरे पास खाली कॉन्सेप्ट है। दूसरा 10 ईयर मैंने भी लिया नहीं क्वेश्चंस वाला, तो काफ़ी हद तक आप लोग की फाउंडेशन तैयार हो गई। आई होप आप सब बच्चों को समझ आई होगी। और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जैसे टाइम लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई कर लेना, एंड आप चाहो तो संजय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।